क्या होता है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स, क्या होता है रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, और क्यों करना होता है एडमिशन के टाइम पे। तो बेटा रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो बैलेंस शीट हम पहले से ही बनाते हुए चले आ रहे हैं, जहां पे हम यू और वी दो एग्जांपल ले रहे हैं, यू और वी दो पार्टनर हैं और यू और वी पहले से ही बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं पिछले 4 साल से 5 साल से, और बेटा ये पहुंच चुके हैं 31 मार्च 2021 में। तो बेटा 31 मार्च 2021 तक जो इनकी बैलेंस शीट बनते हुए पहुंची है, उस बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने लिखी है वो कैरी डाउन किया है। मतलब बेटा एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझो, 2015 में इन्होंने कोई मशीनरी परचेज की और जब इन्होंने इसको परचेज किया था तो ये 1 लाख रुपए की थी, तो मशीन की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपए की मशीन 2016 में जब रिकॉर्ड की गई होगी, जब 2016 में इसको रिकॉर्ड किया, तो बेटा 10% स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन लगा के ये 90,000 की रह गई। 2016 के बाद 2017 में ये कितने की रह गई, तो बेटा स्ट्रेट लाइन है तो हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, ये 80,000 की रह गई होगी। 2017 के बाद 16 में ये कितने की रह गई, तो बेटा ये 15 के बाद 16, 17 और फिर 17 के बाद 2018 में कितने रुपए की रह गई होगी बेटा, ये 70,000 की। 2018 के बाद 2019 में कितने की रह गई होगी, 60,000। 2019 के बाद 2020 में कितने की रह गई होगी, 50,000। और 2021 की बैलेंस शीट में कितने की लिखी गई होगी, तो यहाँ एसेट साइड ये 40,000 रुपीज की लिखी हुई होगी। तो ये जो यू और वी की बैलेंस शीट है, इसमें 31 मार्च 2021 को एक मशीनरी कितने में लिखी हुई होगी बेटा, 40,000 रुपीज की। ये कैसे है कि बेटा हर साल इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा, 15 से लेके 21 तक, 1 साल पूरा यूज़ किया, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, छठे साल में 40,000 रुपये की है। अब आपने अगर ये देखा हो कि इस मशीन का मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है, क्या कोई टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से मशीन की वैल्यू बढ़ घट गई है, क्या कुछ और ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पे अब ये मशीन यूज होनी ही बंद हो गई है, क्या इस मशीन की कोई मार्केट में वैल्यू बची हुई है, इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, इस चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। अकाउंट तो सिर्फ क्या करता है, ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसको चार्ज करता चला जाता है। तो बेटा यही चीज, यही इसी सिचुएशन को अब आपको समझना है। क्या सिचुएशन आपको यहां समझनी है कि जो हमने मशीन कभी खरीदी थी, जो आज 31 मार्च की बैलेंस शीट में हमें शो हो रही है, कोई लाइबिलिटी या कोई और अदर एसेट है जो पुरानी है लेकिन हमने उसको एज इट इज लिखा हुआ है, बस ट्रेंड के हिसाब से चलते हुए कि डेप्रिसिएशन 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 या इंक्रीज डिक्रीज ऐसे करके। तो हमें आज क्या करना होगा, आज का मतलब बेटा जब एडमिशन हो रहा होगा, नया पार्टनर हमको ज्वाइन कर रहा होगा, तो वो आके हमसे ये कहता है कि आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड कर लो, या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमें अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यूड कर लेनी चाहिए, क्योंकि नया पार्टनर ये कह सकता है कि ये इल्यूजन है। जो एसेट लाइबिलिटी आपने लिखी हुई है कि आपने दिखा रखा है कि आपकी बैलेंस शीट का टोटल 10 लाख रुपए है, एसेट और लाइबिलिटी 10 लाख है, जरूरी नहीं है आपकी एसेट 10 लाख की हो। मार्केट में अगर आप आज बेचने निकलो, क्या पता इनकी कीमत 2 लाख रुपए ही रह गई हो, क्या पता ये 8 लाख रुपए की रह गई हो, क्या पता ये पढ़ के 15 लाख रुपए की हो गई हो। तो ये डिपेंड कब करेगा, जब आप अपनी बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में लिखी हुई वैल्यू है, उन बुक वैल्यू को कहां पे चेक करोगे, मार्केट वैल्यू में चेक करोगे। और जब मार्केट में जाके आप उनकी वैल्यू चेक करोगे तो एक तरफ बुक वैल्यू होगी, एक तरफ मार्केट वैल्यू होगी। ऐसा हो सकता है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम चल रही हो जो आपने सोची है, ऐसा हो सकता है कि बुक वैल्यू के कंपेयर में मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बुक वैल्यू के कंपेयर में मार्केट वैल्यू डाउन हो गई हो। और बेटा अगर ये मार्केट वैल्यू अप्स और डाउन हुई होगी तो क्या किया जाएगा, बताइए आप क्या किया जाएगा। तो मतलब हमें ये महसूस होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि आज इस एसेट्स के होने की वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है या इस एसेट की वजह से हमें लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बैलेंस शीट में एसेट 50,000 लिखी हुई है या 40 लिखी हुई है और एक्चुअल में ये 20 है, तो मतलब मेरी बैलेंस शीट में अब क्या होगा, ये 20 की लिखी जाएगी, क्योंकि नया पार्टनर आके काम करवाना चाहता है। वो कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, 40 की नहीं है, ये तुमने गलत लिखी हुई है, आप इसको न्यू वैल्यू लिखो। तो जैसे ही मैं न्यू वैल्यू लिखूंगा तो बैलेंस शीट अब 40 की जगह कितनी रह जाएगी बेटा, 20,000। और 20,000 रहने की वजह से बताओ क्या 20,000 की एसेट कम होने का मतलब मेरा लॉस हो गया। और अगर बेटा मेरा लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा भैया, अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं अपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब आप मुझे बताओ, जब नया पार्टनर आज आया है और वो कह रहा है कि तुम्हें तो 20,000 का नुकसान हो रहा है, तो क्या आप इसे नए पार्टनर को दे सकते हो इस लॉस में से हिस्सा? नहीं,
वो लेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। वो क्या कहेगा, आपका लॉस है, आप इसको बांट के खत्म करो और बैलेंस शीट में 20,000 दिखाओ सिर्फ। तो इस वजह से बेटा जब भी कोई न्यू पार्टनर हमको ज्वाइन करता है तो ये हमारी भी जरूरत होती है और नया पार्टनर भी ये करने के लिए बोलता है कि आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड करो और उनकी न्यू वैल्यू लिखो। और रिवैल्यूशन करने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको आप दोनों, क्योंकि पहले से आप कर रहे थे, ये बैलेंस शीट आपकी बनाई हुई है, इससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस भी आप दोनों, मतलब आप ओल्ड पार्टनर से बांट के क्या कर लीजिए, खत्म कर दीजिए। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज के होने वाले प्रॉफिट और लॉस को एक अकाउंट बना के रिकॉर्ड करेंगे, जिस अकाउंट का नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने आपके सामने बनाया एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें राइट हैंड साइड क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड हमने डेबिट की बना दी। अब हमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर हमें एसेट के इंक्रीज होने से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखना है और लॉस होता है तो डेबिट साइड लिखना है। मतलब अगर कोई एसेट इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज, जितनी इंक्रीज हुई जो नेट वैल्यू होगी, अमाउंट जो इंक्रीज और डिक्रीज में आएगी वो क्रेडिट साइड लिखनी है। अगर एसेट डिक्रीज हो जाती है तो डेबिट साइड लिखना है। अगर बेटा कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो लाइबिलिटी बढ़ना मतलब मेरा नुकसान हो जाना, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब मेरी देनदारी बढ़ रही है। तो अगर मेरी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो मुझे उसे किधर लिखना है, डेबिट साइड। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और अगर मेरी लाइबिलिटी बिना पे किए कम हो जाए तो मुझे उसे किधर की तरफ लिखना होगा बेटा, क्रेडिट साइड लिखना होगा। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और सेम बेटा अगर कोई मुझे अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी पता चलती है तो मैं अपनी अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी को भी कहां लिखूंगा, डेबिट क्रेडिट साइड। कैसे, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट मिली तो मेरी एसेट साइड बढ़ जाएगी, तो मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मुझे अब पता चला कि मुझे तो और पैसा फालतू देना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और बेटा अब जो नेट अमाउंट निकल कर आएगा उस नेट अमाउंट को हमें क्या करना होगा, अगर प्रॉफिट निकल कर आता है, प्रॉफिट कब आएगा, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेबिट साइड। तो इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट या मतलब ट्रांसफर करना होगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। और अगर मुझे लॉस हो जाता है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस निकल कर आएगा, और उस लॉस को भी मुझे क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ध्यान रखना है हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में क्या करना है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है तो आपको एसेट और लायबिलिटी से होने वाले इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड करना है और उसके नेट अमाउंट को आपको ट्रांसफर कर देना है कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड, लॉस होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड। इसी से रिलेटेड बेटा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री को बनाने का क्या तरीका होता है, तो बेटा अगर आपको अकाउंट बनाना आ गया तो जर्नल एंट्री बनाने में कोई इश्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जर्नल एंट्री क्यों आसान है बेटा, जर्नल एंट्री बहुत इजी चैप्टर है। जर्नल एंट्री आपने अगर 11th क्लास में नहीं सीखा, जबकि आपको पता है 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर कॉमर्स के बच्चे रहने वाले हो तो जर्नल एंट्री तो से तो रूबरू होना पड़ेगा। आगे अगर अकाउंटेंट बनने वाले हो तो जर्नल एंट्री आनी चाहिए। सारा काम अकाउंटिंग का अगर आप कहो कि ये तो थियरी है, प्रैक्टिकल तो कंप्यूटर पे होता है, तो सॉफ्टवेयर कर लेता है सब कुछ। तो अगर सब कुछ सॉफ्टवेयर भी कर लेगा तो भी बेटा जर्नल एंट्री अगर नहीं आती तो सॉफ्टवेयर को कमांड कैसे दोगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर कमांड के हिसाब से तो काम करता है। तो जर्नल एंट्री उसके बावजूद भी आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस वजह से जर्नल एंट्री आपको बनानी आनी चाहिए। अभी बेटा हम इसमें तो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं सिखाएंगे, इसमें तो हम अकाउंट से सिखा रहे हैं, लेकिन हमारी आप जर्नल एंट्री की वीडियो जाकर देख लें और उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जर्नल एंट्री बनाने के क्या तरीके होते हैं। क्लियर है मेरी इतनी बात। चलिए, तो जर्नल एंट्री कैसे बनी। अगर बेटा हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने की वजह से वो कहां रिकॉर्ड की जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो बेटा जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये तरीका अगर आपने अभी तक नहीं सोचा था तो बेटा बिल्कुल ये यूनिक तरीका है कि अकाउंट अगर बनाना आ गया तो एंट्री बनानी आ जाएगी, एंट्री अगर बनानी आती है तो अकाउंट बनाना आ जाएगा। अब अकाउंट बनाना बहुत आसान है कि इधर लिखना है या उधर लिखना है, इधर को क्रेडिट बोल देते हैं, इधर को डेबिट बोल देते हैं। तो अगर कोई चीज इधर क्रेडिट में लिखी हुई है तो जर्नल एंट्री में भी उस अकाउंट को क्रेडिट ही करना। अगर किसी एंट्री में ये वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जर्नल एंट्री में ये अकाउंट डेबिट साइड लिखा जाएगा। जैसे अगर मेरी एसेट बढ़ी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कोई एसेट बढ़ रही थी तो उस एसेट का नाम लिख देना बेटा। अगर मैं दूसरी एंट्री बात करूं, मैं कहता हूं बेटा एसेट घट गई, डिक्रीज हो गई, तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो भैया रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाना। मैंने कहा अगर रिवैल्यूएशन में डेबिट जाना है तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों किया, कोई
कोई एसेट थी जो कम हो गई, उस एसेट का नाम लिख देना, और अमाउंट तो बेटा वही जितने रुपए से कम हुई है। नरेशन आपको सभी पता है, बीइंग सन्ड्री एसेट इंक्रीज, बीइंग सन्ड्री एसेट डिक्रीज। अगर बेटा कोई लाइबिलिटी बेटा क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब ऐसी उधारियां बढ़ रही हैं। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मेरा तो लॉस हो रहा है, और अगर मेरा लॉस हो रहा है बेटा तो मुझे इसको कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए अपने लॉस को? आप कहोगे भैया अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपका लॉस डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है रिवॉल्यूशन में। मैंने कहा बेटा अगर मैं एंट्री बनाऊं, आप कहोगे अगर अकाउंट में डेबिट साइड तो जर्नल एंट्री में भी वही अकाउंट डेबिट होगा, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। और ये रिवॉल्यूशन क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कोई लाइबिलिटी थी जो इंक्रीज हो गई थी, तो सन्ड्री लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर और भी अदर कोई लाइबिलिटी, बिल्स पेबल वगैरह हो सकता है। चलिए, तो बेटा अब आप कहोगे बाकी की एंट्री आप हमें मत बताइए, हम खुद बना लेंगे। बस एक थोड़ा सा एक पॉइंट बता दीजिए कि अगर प्रॉफिट हुआ तो इसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट हुआ तो किस अकाउंट से हुआ? रिवॉल्यूशन से। रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट किधर की तरफ हुआ? डेबिट साइड। तो बेटा एंट्री में भी फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना, क्योंकि जिस अकाउंट का प्रॉफिट उस अकाउंट का नाम लिखो, रिवॉल्यूशन अकाउंट का नाम लिखना है। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट हुआ है डेबिट साइड, एंट्री बनी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। और बेटा ये रिवॉल्यूशन के नीचे क्या लिखना है? तो आप देखो, मैंने कहा था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो पार्टनर्स का नाम आएगा क्योंकि पार्टनर्स में बढ़ गया, तो ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिखना, मतलब यू और वी, और यू और वी की कैपिटल में पैसा क्रेडिट कर देना। अगर 20,000 था और मान लेते हैं इक्वल पार्टनर थे, तो 20,000 दोनों अकाउंट्स में क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपको इस चैप्टर की एंट्री, मतलब इस टॉपिक की एंट्री आपको बनानी है रिवॉल्यूशन अकाउंट की। इसी तरीके से आपको जर्नल एंट्री के अलावा अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है, तो आप वही इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे और नेट इफेक्ट को पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो बेटा इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मतलब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी पार्टनरशिप फर्म का, जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में अपने रेशियो चेंज कर लेते हैं, चाहे वो पार्टनर्स के एडमिशन की वजह से हो, रिटायरमेंट, डेथ, या फिर चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में जब एडमिशन होता है तो उस सिचुएशन में हम रिजर्व्स जो हमारे पास बने हुए होते हैं, हमारे पास जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो लॉसेस हमारे पास होते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, ये हम आपको आज की वीडियो में समझाने वाले हैं। ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस को, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लें, बेल आइकन दबाएं। उसके अलावा आप शेयर भी करें हमारी वीडियोस को, और लाइक करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का यहां पे ट्रीटमेंट बोले तो क्या मतलब? बेटा 31 मार्च 2021, 31 मार्च की एक डेट है जिस दिन पार्टनर्स ने अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स करके बैलेंस शीट बनाई। 31 मार्च 2021 को एक बैलेंस शीट बनाई, और उस बैलेंस शीट में अपने रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस लिखे हुए हैं। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 31 मार्च 2021 के बाद जो नेक्स्ट डेट आने वाली है, मतलब अगले दिन सुबह 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम एक न्यू पार्टनर को ज्वाइन कराने वाले हैं, और उस पार्टनर का नाम ए है। अब सभी पार्टनर की कंसेंट के बाद ए को एडमिशन दे दिया गया, और ए को बोला गया फ्यूचर में प्रॉफिट तुम्हारा 1/5 रहेगा। अब जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो कितना रहेगा बेटा? 1/5 रहेगा। मान के चलते बेटा यू और वी दोनों पहले से ही पार्टनर हैं, और दोनों का जो रेशियो चल रहा है वो 3:1 है। मतलब जो भी प्रॉफिट होता है, अगर 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो 3 रुपये यू को मिलते हैं और 1 रुपया वी को मिलता है। अब जो नया पार्टनर इन्होंने अपने साथ ज्वाइन किया, उसको प्रॉफिट में कितना शेयर मिलने वाला है? 1/5 शेयर मिलने वाला है। बात क्या आती है अब यहाँ पे कि बेटा एडमिशन हो गया, तो भैया एडमिशन के बाद अब फ्यूचर में जो पार्टनरशिप चलेगी वो 3:1 रेशियो में चलेगी। यू वी और ए, ये 3 पार्टनर होंगे पार्टनरशिप फर्म में। तो बेटा जब अगले साल, आपको पता है ना बैलेंस शीट के बैलेंस अगले साल के लिए ट्रांसफर होते हैं, जो मशीनरी इस साल बैलेंस सीडी होती है वो अगले साल बैलेंस बीडी होती है, जो फर्नीचर इस साल क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो जो लाइबिलिटीज और एसेट्स होती है उनको सीडी और बीडी लिखा जाता है, मतलब उनको कैरिड डाउन किया जाता है नेक्स्ट ईयर। तो जो पुरानी बैलेंस शीट होती है उसके बैलेंस को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? न्यू बैलेंस शीट में आके रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब फ्यूचर में बताओ बेटा बैलेंस शीट अगर बनाई जाएगी, और अगर इन रिजर्व और प्रॉफिट और लॉसेस को उस बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा, किस बैलेंस शीट में? न्यू बैलेंस शीट में। तो अगर हम इन सारे बैलेंसेस को न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लें, तो इन फ्यूचर कभी भी इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा तो बताओ बेटा वो किस किस के बीच में बटेगा? यू, वी और ए।
तीनों पार्टनर्स के बीच में वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई रिजर्व एग्जांपल के तौर पे बेटा 40,000 रुपीज का था, अगर जनरल रिजर्व 40,000 बनाया गया, मतलब 30,000 रुपीज, इस 40,000 के अंदर 30,000 रुपीज यू ने कंट्रीब्यूट किए होंगे, 10,000 रुपीज वी ने कंट्रीब्यूट किए होंगे। अब यू और वी ने 30 और 10,000 रुपीज कंट्रीब्यूट किए, और अगर इस रिजर्व को हम यहां से अगली बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, तब यू वी ए तीनों पार्टनर होंगे, और जब इस रिजर्व को तीनों के बीच में बांटा जाएगा फ्यूचर में, जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो यू को कितने रुपए मिलेंगे इस 40,000 में? आप कहोगे 30,000। नहीं, गलती हो गई ना। हाँ, तो बेटा क्या हुआ, अब आप कहोगे इस 40,000 में से यू वी ए को कितने पैसे मिलेंगे? तो बेटा अब ये 40,000 3:1 में ना बट के किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 3:1:1। तो अगर आप 40,000 को 3:1:1 में बांटते हो, तो बेटा यहां पे आ जाएगा 24,000, यहां पे आएगा 8,000, और यहां पे भी आ जाएगा 8,000। कैसे बेटा? क्योंकि 3 और 1 इनको प्लस कर लोगे तो ये 5 होगा, मतलब 40,000 को पहले 5 से डिवाइड किया जाएगा, और जो भी अमाउंट आएगा एक बार 3 में मल्टीप्लाई, एक बार 1 में और एक बार 1 में। तो आप मुझे बताओ, जब इसमें नया पार्टनर जो आ रहा है, उसने तो ये कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं था इस रिजर्व के अंदर, उसने तो अपने प्रॉफिट में से कोई हिस्सेदारी दी नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं, तो उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं था, वो तो आगे चल के गेन करेगा सब चीज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर हम इस 40,000 को फ्यूचर में एडमिशन होने के बाद अगर इसको फ्यूचर में लेके जाते हैं, तो इसका अमाउंट कहीं ना कहीं ए के हिस्से में भी चला जाएगा, जबकि ए की कोई इस अमाउंट के अंदर हिस्सेदारी नहीं है। सेम चीज बेटा प्रॉफिट के लिए, सेम चीज अगर कोई और रिजर्व बना रखा है वर्कमैन, जैसे ये तो जर्नल रिजर्व हो गया, अगर कोई भी रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, कोई भी रिजर्व, या फिर कोई भी लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, उस हर अमाउंट के अंदर ए का हिस्सा हो जाएगा अगर हम उसको फ्यूचर में लेकर आ जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आप मुझे बताओ जो रिजर्व है, प्रॉफिट है, लॉस है, इनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे? तो आप कहोगे यू और वी को एक काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? कि भैया ये जो जिस डेट पे इन्होंने डिसाइड किया है कि हम रेशो चेंज करने वाले हैं, इस तारीख पे ये जो रिजर्व है इसको खत्म कर लो, बांट दो आज ही, नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे दोबारा क्रिएट कर लेंगे, लेकिन पुराने वाले अमाउंट को क्या कर लीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, क्योंकि जिसका हिस्सा है उसको दे दीजिए, क्योंकि अब आगे तो नई पार्टनरशिप होने वाली है, नए रिजर्व बना लेने चाहिए, नए प्रॉफिट क्या कहते हैं, नए प्रॉफिट जो होंगे उनको एक्यूमुलेट करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, पुराने अमाउंट को आगे कैरी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यही कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या कॉन्सेप्ट है? कि जितने भी रिजर्व होंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी वर्क में मतलब और अदर टाइप रिजर्व्स होंगे, कोई भी लॉस होगा, उसको हमें क्या कर लेना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में आज ही डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देना चाहिए। और बेटा आपने बचपन से, मतलब बचपन का 11th क्लास से सीखा है कि अकाउंट के अंदर खत्म करने का एक ही तरीका होता है, अगर किसी भी आइटम का बैलेंस डेबिट का है तो उसे क्रेडिट करके खत्म किया जाता है, और अगर कोई भी चीज क्रेडिट है तो उसको डेबिट करके खत्म किया जाता है। वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो कैसे, मैंने कहा अगर मैं जर्नल रिजर्व के लिए जर्नल एंट्री बनाऊं, या फिर मैं प्रॉफिट की एंट्री बनाऊं, या मैं और कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कोई और अदर रिजर्व है उसकी एंट्री बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा? जर्नल रिजर्व का नेचर क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो, क्रेडिट का नेचर होगा। अगर मैं इसको खत्म कर दूं, राइट ऑफ कर दूं, तो बेटा डेबिट करना पड़ेगा ना, तो एंट्री बनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंट्री बनी जर्नल रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट। बेटा इनमें से कोई एक भी हो सकता है, तीन चीजें भी आ सकती हैं, तो अगर तीनों है तो साथ में डेबिट करना, एक है तो एक को डेबिट करके काम चल जाएगा। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट और लॉस है, इसका नेचर भी क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जो भी क्रेडिट का बैलेंस है उसे खत्म करना है तो उसे बेटा डेबिट कीजिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और बेटा ये डेबिट करके किसको दे दो? भैया ये उनको दे दो जो पहले पार्टनर थे। जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया है कि आज हमें ए ज्वाइन कर चुका है, तो हम कहते हैं ए रुक जा, पहले पुरानी चीजों को खत्म करने दो। हम नहीं चाहते कि ए को कोई भी पैसा दिया जाए, क्योंकि अगर ए को कोई भी अमाउंट रिसीव हो गया तो बेटा वो तो बेवजह गेन कर गया, उसका तो कोई हिस्सा ही नहीं बनता था इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पैसा बांटा जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा तो जब भी पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं, पार्टनर को कोई भी अमाउंट दिया जाता है फर्म के द्वारा, तो उसको क्या किया जाता है? उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो हम पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे।
तो बेटा प्रॉफिट को रिजर्व को बांटने की क्या जर्नल एंट्री होती है कि अगर कोई भी रिजर्व है या कोई भी प्रॉफिट है जिसका नेचर क्रेडिट का है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिजर्व को तो डेबिट कर दो और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दो, क्योंकि हम नए पार्टनर के आने से पहले ही सब चीजें बांट के खत्म कर लेंगे जो हमने खुद से पैसा लगा लगा के जोड़ी हुई है, जिससे फ्यूचर में उसको बेनिफिट ना मिल जाए। ठीक है, अगर बेटा इसकी जगह लॉस होता तो क्या एंट्री पास करते आप? अगर लॉस होता, अब अगर बैलेंस शीट के अंदर लॉस है तो क्या करोगे बेटा? अगर लॉस है तो लॉस का नेचर कैसा होता है? डेबिट का। सभी को पता है ना लॉस का नेचर डेबिट का होता है। और अगर लॉस है डेबिट का नेचर तो उसको अगर रिटर्न ऑफ करना है तो डेबिट को रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। तो अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो वो भी आपका नेचर डेबिट का रखता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस उसको भी क्या कर दीजिए बेटा? क्रेडिट कर दीजिए। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको भी क्रेडिट, तो 2 से क्रेडिट करते हैं एंट्री में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी हमने क्रेडिट कर दिया। और बेटा ये लॉस भी किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट से ही काटा जाएगा। और अगर पार्टनर्स प्रॉफिट भी पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है तो पुराना लॉस भी किसके बीच में बटेगा? पुराने पार्टनर्स में। तो हम यहां लिखेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां से हमारी खत्म हो जाती है रिजर्व और प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कि किस तरीके से एडमिशन के टाइम पे करना होगा। न्यू पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर सोचेंगे कि जो भी पुराना पैसा हमने जोड़ा हुआ है, जो भी अमाउंट हमने इकट्ठा किया हुआ है, उसको आज ही बांटकर खत्म कर लेना चाहिए, जिससे बेनिफिट न्यू पार्टनर को कुछ भी बेवजह ना हो। ए आएगा, मेहनत करेगा, कमाएगा और उड़ाएगा। ऐसा नहीं होगा, मेहनत हमने की, कमाया हमने, जोड़ा यू और वी ने, और मजे कौन ले गया? ए। तो ए नहीं मिलेगा तुझे कुछ भी। ठीक है बेटा, तो यही था हमारा रिजर्व और क्या कहते हैं प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट। तो आप अपना ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, नहीं कर चुके हो तो शेयर करके अपने फ्रेंड्स से भी कराएं, उनके पास भी हमारी वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। लाइक ज़रूर करते रहें बेटा, जिससे हमें एप्रिशिएशन मिलता रहे। और अपना आप लोग ख्याल तो रख ही रहे हैं और ऐसे ही रखते रहें। कोरोना चल रहा है, बाहर ना निकलें ज़्यादा। अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल ना निकलें। ये तो कट जाएगा क्योंकि मैं मुंह पूछ रहा हूँ।